एक जैसे वर्ष का विशेष दिन होता है, केंद्र का बजट, इसकी घोषणा की गई है। लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया गया है और खुशी है इस बात की कि पिछला ये पूरा वर्ष जैसे कोविड का निकला है और जैसे पूरा अर्थतंत्र, पूरी जो आर्थिक गतिविधियां, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कठिनाई जो आई, उसके बावजूद भी इस वर्ष का ये जो बजट है बहुत संतुलित और बहुत लोकहित का ये बजट ये पेश किया गया है। आज हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें विशेष तौर पर शिक्षा, उसमें स्वास्थ्य, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें जितने भी आवश्यक जितनी भी चीजें थी, सामाजिक सुरक्षा के नाते भी बहुत सी चीजों का ध्यान में रखा है ताकि सामान्य समाज को उसका लाभ हो। क्योंकि कोविड के कारण से देश भर में सरकारों के पास भी जो खर्च काफी किया गया, इस नाते से उन्होंने उसमें भी बड़ी राशि जो उसमें उपलब्ध कराई है कि कोविड के नाते से उसका उनको लाभ हो जाए। जहां तक एक एक विषय की बात है, कृषि के लिए 75,000 करोड़ रुपए का इस बार एमएसपी पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इसका प्रावधान किया गया है। पशुपालन और डेयरी भी बहुत बड़ी राशि 40,000 करोड़ रुपए उसके लिए सुरक्षित रखे गए हैं। कपास के किसानों के लिए अलग से लगभग 25,500 करोड़ रुपया इसका प्रावधान ये किया गया है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जैसे एक देश एक राशन, इसके ऊपर विशेष फोकस रहेगा कि सारे देश में सब लोगों को जहां से भी राशन लेना चाहें वो उससे ले सकते हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो इसमें हायर एजुकेशन के लिए एक अलग से कमीशन गठन करने का जो फैसला किया है, इससे मुझे लगता है कि जैसा विषय आता भी शिक्षा के ऊपर जो लोग पढ़े लिखे, शिक्षित और अनुभवी लोग हैं, उनके माध्यम से शिक्षा का प्रसार प्रसार होना चाहिए और इससे राजनीति से ऊपर उठ करके और हम लोगों को ये शिक्षा के काम में काम करना चाहिए। तो हायर एजुकेशन कमीशन का जो गठन होगा ये इसके लिए बहुत सार्थक होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई और ये भी एक बड़ा एक कदम है। सामान्य शिक्षा में 758 एकलव्य स्कूल ये खोले जाएंगे और जिसमें विशेष उसके ऊपर फोकस रहेगा। 15,000 सरकारी स्कूल हैं, उनका स्तर बढ़ाया जाएगा, अर्थात हायर एजुकेशन की तरफ उनको और आगे ले जाने की बात ये रहेगी। स्वास्थ्य के नाते से जो पिछला बजट था उसका 137% ये बजट बढ़ाया गया है, तो अपने आप में बहुत बड़ी वृद्धि है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ये बजट का प्रावधान किया गया है। ऐसे ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवहन मंत्रालय को 1,18,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है और मैं समझता हूं कि देश में जितना परिवहन जो है वो ज्यादा होगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा, उतना ही देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। यानी नए इन्वेस्टर आएंगे, उद्योग लगेंगे और रोजगार ये उसके अंदर उनको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। रेलवे और मेट्रो के लिए खास करके 2 तरह की मेट्रो चलाई जाएगी, एक लाइट रेलवे होगी, एक नियो रेलवे होगी। इसका कुछ ना कुछ विशेष प्रावधान इसका ये किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा में बीमा कंपनियों को और उनका जो निवेश है एफडीआई को 74% का निवेश ये जो करने की छूट दी गई है, इसमें बीमा कंपनियां और ज्यादा मजबूत होंगी और जो हमारे सामाजिक सुरक्षा के जितने पहलू हैं उसमें इसमें बल मिलेगा। जो 75 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग हैं उनको आयकर रिटर्न भरने से छूट दे दी गई है कि वो कोई आयकर रिटर्न अब भरने की उनको जरूरत नहीं है अगर वो पेंशनर हैं तो। इस प्रकार से ये सब जो विषय किए गए हैं, इससे मैं समझता हूं कि बहुत सी चीजें सस्ती होंगी, इसमें भी उसका प्रावधान किया गया है। खास करके तांबा है, स्टील है, चमड़े का सामान है वो सस्ता होगा। श्रमिकों के लिए जो न्यूनतम वेतन, इसकी योजना ये लागू की जाएगी। तो इस प्रकार से एक संतुलित बजट, सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि ये सब सस्ते होंगे। जो विदेशों से आने वाली चीजें हैं उन पर जरूर थोड़ा बहुत अधिभार लगा करके उनको थोड़ा महंगा किया गया है, अर्थात मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इसका एक जिसको कहना चाहिए कि ध्यान रखा गया है कि अपने देश की वस्तुओं को ज्यादा उसमें प्राथमिकता दी जाए। इस प्रकार से इसका लाभ मिलेगा।
कुल मिलाकर के बहुत, जिसको कहना चाहिए, एक संतुलित बजट, एक कठिन समय में भी इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुत एक प्रकार से एक संतुष्टि का यह बजट है। सीएम साहब, लेकिन पेट्रोल डीजल ऑल टाइम हाई है और उस पर जिस तरह से कृषि सेस लगाया गया है, तो आपको लगता है आम आदमी पे भार पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पष्ट कर दिया गया भी कृषि सेस जो लगेगा उतना ही एक्साइज ड्यूटी उस पर कम की जाएगी। तो एक्साइज ड्यूटी कम करके उसकी जगह पर वो कृषि सेस होगा, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो होती है कॉमन पूल में चली जाती है। लेकिन ये जो पैसा सेस का होगा ये पूरे का पूरा कृषि क्षेत्र में लगेगा। तो इसलिए उसको केवल अकाउंटिंग के सिस्टम से कह सकते हैं हम, वरना आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सर, जो फार्मर्स को लेकर, कृषि को लेकर ये कहा गया है कि एमएसपी जो है 1.5 गुना बढ़ी है, तो इसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हो? ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में जो है फार्मर्स को मजबूत करने के लिए हर कदम भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। देखिए, जो किसानों की एक मांग थी कि कम 50% उस पर लागत मूल्य के ऊपर लाभ मिलना चाहिए, वो सुनिश्चित कर दिया गया है। एमएसपी जब भी लागू, यानी जब भी घोषित की जाती है, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लागत से 50% अवश्य बढ़ना चाहिए, यानी उससे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। बहुत फसलों में तो 80-80, 90-90% तक भी लाभ मिल रहा है। इसलिए उसको सुनिश्चित किया है कि एमएसपी लगातार चालू रहेगी, लागू रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उससे मंडियों को मजबूत किया जाएगा। ये खास करके जो सेस लगाया गया ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ही ज्यादा लगेगा, इसलिए मंडियों की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो मजबूत होंगी। और खास करके जो आज इस समय किसानों के जो नेताओं ने इस प्रकार का जो एक संशय फैलाया है कि मंडियां जो है वो समाप्त होंगी, खास करके मैं हरियाणा और पंजाब की बात तो कह सकता हूं कि हमने अपने प्रदेशों में पहले से ही मंडियों को मजबूत रखा हुआ है, और ये सेस का अगर लाभ हमको मिलता है तो इससे और ज्यादा मजबूती आएगी। सर, सरकारी कंपनियों के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर ऐसा लग रहा है कि सरकार और आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष का सवाल वही है कि फिर आप सारे सरकारी उपक्रमों को बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे सरकारी उपक्रम होते हैं जिसके अंदर कोई लाभ नहीं होता, घाटे के सौदे हो जाते हैं। और क्योंकि बहुत पहले जिन विचारों को लेकर के ये सरकारी कंपनियां बनाई गई होंगी उस समय उसका हेतु कोई और रहा होगा। आज वो हेतु, चूंकि बहुत से उद्योग ऐसे हैं जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत आ गई है, वो अच्छे प्रकार से उद्योग चल रहे हैं। सरकारी लेवल पर जो घाटे की चीजें हो जाती हैं उसका इन्वेस्टमेंट करना ही उचित रहता है, ताकि उसकी पूंजी को जो है बाकी जगह पर भी लगाया जा सके। धन्यवाद।